बहुत सारे काशी वैसी विद्वत लोगों की जननी है, तो ऐसे बहुत सारे विद्वत जन, मेरे छात्र बहनें एवं भाइयों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोगों ने काशी शब्दोत्सव से जो रिश्ता जोड़ा है वो अद्भुत है, और उसी कारण से मुझे लगता है कि आयोजकों का भी उत्साह बढ़ता चला जा रहा है और लगातार अब तीसरी बार काशी शब्दोत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कर्मभूमि है ये, और उन्होंने आधुनिक समय में जब पूरे दुनिया में ब्रिटिशों का राज बहुत सारे हिस्सों पर चलता था, पूरे दुनिया में एक नए प्रकार के विचारों का उद्भव हो रहा था, और हमारे जैसे देश में जहां ज्ञान की एक अविरल सी धारा है, वहां पर भी उसके सारे अनुभवों को नकार कर बलपूर्वक एक नई व्यवस्था को लागू करने का एक प्रयास हो रहा था। इस देश की पूरी सांस्कृतिक धारा को ही मोड़ने का प्रयास हो रहा था। ऐसे और देश राजनीतिक दृष्टि से परतंत्र था, आर्थिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, और उसी समय पंडित मदन मालवीय जी ने एक पहल की और उन्होंने इसके लिए एक उचित स्थान चुना, जिसका जो हमारी सांस्कृतिक और ज्ञान की नगरी है, काशी, वाराणसी, बनारस, उसको उन्होंने चयन किया, और सरकार की कृपा पर नहीं, लोगों के सहयोग से, जिसको आजकल क्राउड फंडिंग वगैरह बोलते हैं, तो उस जमाने में उन्होंने दुनिया का बहुत बड़ा क्राउड फंडिंग किया और लोगों से धन एकत्रित करते करते उन्होंने फिर से यहाँ इसी काशी में उस आधुनिकता और हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उसमें आधुनिकता का समावेश करते हुए, यानी क्योंकि भारत की परंपरा है कि हर समय नई बातें आएगी, वो पुरानी और नई बातें अलग अलग नहीं होगी। पुराने तत्वों के साथ नई बातों का मेल जोड़कर मानव की संस्कृति के लिए एक आधुनिक बात को तैयार प्रस्तुत करना है। ये जो भारत की परंपरा रही, उस परंपरा के अनुसार उन्होंने भारत के तब तक के सारे ज्ञान को जोड़कर जो आधुनिक ज्ञान दुनिया के किसी भी कोने से आ रहा है, उसको एक तरीके से, आजकल बात चल रही है सिनर्जी की, सिंक्रोनाइजेशन की, नए शब्दों का जन्म हो रहा है, वो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बनाते समय ही उन्होंने इसका मेल कराया। और मुझे लगता है कि उसके पश्चात पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा का जो आंदोलन चल रहा था, उस राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को एक बल मिला। देश के कई हिस्सों में, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, पुणे में, नागपुर में राष्ट्रीय विद्यालय और उसके आधारित ऐसे महाविद्यालय और बनाए गए। अभी संघ की शताब्दी चल रही है, संघ के जो संस्थापक थे उनको भी ऐसे एक डॉक्टर हेडगेवार, उनको भी नील सिटी विद्यालय, अंग्रेजों के जमाने में उस विद्यालय से उनको निकाल दिया गया था वंदे मातरम कहने पर। फिर उनकी भी शिक्षा हुई, वो राष्ट्रीय विद्यालय यवतमाल में हुई। वो जो कोलकाता गए वो नेशनल मेडिकल कॉलेज था। उसका मतलब ये था कि भारत के लोगों ने अपने ज्ञान जो दुनिया भर में नया प्रस्तुत हो रहा है उसको स्वीकार करना, उसको अडॉप्ट करना, लेकिन अपने ज्ञान की धारा के साथ जोड़ के उसको लेना है, उसको छोड़कर नहीं। तो ये जो मेल यहाँ से प्रारंभ हुआ और उसने पूरे देश में, आज अगर हम भारतीय ज्ञान की बात कर रहे हैं और वो भारतीय ज्ञान अगर कहीं
आज हमें सुरक्षित दिखता है, मिलता है, तो उसका कारण ये जो एक आंदोलन यहां पर प्रारंभ हुआ और जिसके चलते फिर उसके परिणाम स्वरूप देश भर में इससे लोग प्रेरित हुए और कठिनतम परिस्थिति में लोगों ने नई विषयों को सीखते सीखते पुराने ज्ञान को भी संरक्षित करने का, रखने का, उसकी साधना को, आराधना को जारी रखने का जो कार्य था वो चलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप अगर हम ये बात नहीं होती तो समझ सकते हैं कि देश में ये जो एक षड्यंत्र था इस ज्ञान को पूरी तरह विलुप्त करने का, तो एक तरीके से कहते हैं कि जिस सरस्वती को वो लोग लुप्त करना चाहते हैं उसका पुनरागमन इस माध्यम से हुआ और आज भी हम उससे लाभान्वित हैं। और इसीलिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये उस परंपरा का एक वाहक है और इस अर्थ से आज के समय में जब भारत एक आर्थिक प्रगति की राह पर जा रहा है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, पिछले 300 वर्षों में बहुत सारे नए तकनीक आए। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने तक पहुंच गए। 300 वर्षों में बहुत सारे नए तकनीक आए, मशीन आई, ऑटोमेशन आया, बहुत सारी बातें आई और इन 300 वर्षों में, 400 वर्षों में धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये बात होती चली गई कि लोगों ने अपनी रोजमर्रा का अपना जीवन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रिश्ते, अपनी जीने की पद्धति, पर्यावरण को, निसर्ग को अपने देखने की दृष्टि, बहुत सारी अपने रिश्ते, बहुत सारी बातों से लोग समझौता करते चले गए और ये कह के चलते चले गए कि जमाना आ गया है, अब मशीनें आ गई है, नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया विज्ञान आ गया, नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान और उसके आधारित फिर बाजार भी शुरू हुए। अब तकनीक के कारण बाजार शुरू हो रहा है या बाजार की आवश्यकता या स्ट्रैटेजी के कारण या कॉन्स्पिरेसी के कारण नई टेक्नोलॉजी भी जन्म लेने लगी है और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि नई तकनीक आती है तो वो नई सुविधा लेकर आती है और मनुष्य के जीवन में तो ये लगातार हुआ है हमारे दुनिया भर के सिविलाइजेशंस में, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो निरंतर नई खोज करता है ताकि जीवन और ज्यादा सहज और सुलभ हो जाए। यानी हम स्टोन एज से शुरू करेंगे, अश्म युग से, तो धीरे धीरे हमारी खाने की पद्धति, आने जाने के साधन, हमारे रोज के हमारे घरों की व्यवस्था, बहुत सारी हमारे तंत्र, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, हर बात में हम लोग सुधार करते जाते हैं। हमारे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में हर जगह मानव करता है, परंतु हजारों वर्षों तक लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि हम मनुष्य हैं, हमारा दुनिया से एक रिश्ता है और लोगों से भी हमारा रिश्ता है, तो उन रिश्तों को ध्यान में रखकर हम नई चीजों को जोड़ते चले जाएं, उनका समावेश हमारे जीवन में उस आधार पर किया जाए। परंतु पिछले 300-400 वर्षों में हम देखते हैं कि इस बात को बिल्कुल अनदेखा किया गया है और जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से ये तो होना ही था कि हमारे जीवन की सुविधाएं नई नई हमारी खोज के कारण अच्छी होनी थी और वो होने में कोई बुराई नहीं है, वो होना ही चाहिए था और वो हुआ भी है। परंतु ये उसकी कीमत क्या होनी चाहिए या उस बात के लिए उसका मार्गदर्शक या उसका ड्राइविंग सीट में कौन होना चाहिए? क्या ड्राइविंग सीट में टेक्नोलॉजी या बाजार होंगे या ड्राइविंग सीट में उसका चालकत्व मनुष्य के पास होगा जो मनुष्य संस्कृति और संस्कार के साथ चलेगा? यह बड़ा महत्व का प्रश्न है और इसीलिए मनुष्य, एक सुसंस्कृत मनुष्य तकनीकी का चयन करेगा या तकनीकी और बाजार मनुष्य ने कैसा जीना चाहिए इसका निर्धारण करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज दुनिया के सामने है, हमारे भी सामने है। अगर ये विचार पुराना है और इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है तो आज के समय में जहां हम एआई के जमाने में पहुंच गए, आधुनिक से आधुनिक
और सबसे समृद्ध देशों ने भी हमारे भारत के सबसे पुराने योग को बिल्कुल ले लिया, जैसे उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ऐसी कोई खोज हो गई है जिससे उनको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, जो उतनी सारी विकास के स्थान पर या समृद्धता के स्थान पर भी उनको नहीं प्राप्त हो रहा था। और इसीलिए जमाना कौन सी भी सदी आ जाए, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसीलिए ये इस समय जब पिछले 300-400 वर्षों में भारत की परिस्थिति ऐसी थी, हम विदेशी दास्ता में थे, शायद उन नीति निर्धारकों में हमारी भूमिका बहुत ही सीमित थी और हमारी जितनी भी ज्ञान की शाखाएं थी वो भी बिखरती चली जा रही थी, क्योंकि उसके जो साधन थे, उसके जो स्रोत थे, वो एक तरीके से कुंठित हो गए थे। और उस कारण से जितनी प्रखरता से, जितनी मूल भाव से वो सारी साधनाएं होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं अंतर आया। उसके परिणाम स्वरूप हमारे रोज के जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ा। और राजनीतिक दृष्टि से जब कोई राष्ट्र, कोई समाज परतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, तो उसके सारे निर्णय उसके अधीन नहीं होते, वो स्वाधीन नहीं होता है, पराधीन हो जाता है। और इस कारण से भारत में भी अपने निर्णयों में हमारी भूमिका कम रही और पूरे विश्व में जो घटित हो रहा था उसमें भी निर्णायक भूमिका हम उस तरीके से नहीं निभा पा रहे थे। परिणाम स्वरूप पूरे दुनिया में नई बातें आई, नई तकनीकी आई, एक तरीके से सुख सुविधाओं के बहुत नए साधन निकले, मनुष्य को आश्चर्यचकित कर दे इस प्रकार से नए अनुसंधान हुए। परंतु रोजमर्रा के अपने जीवन में मनुष्य जीवन के सुख के जो कारण होते हैं वो भौतिकता से परे भी होते हैं। और इसलिए जिससे मन को एक शांति मिले, अपने परिवार में हमारे रिश्ते अच्छे हो, हमारे आसपास का पर्यावरण अच्छा हो, हमारी एक दूसरे के प्रति सोचने की जो पद्धति है वो अच्छी हो। और महत्व की बात है कि जो शक्ति है, जो तकनीक से या नई पद्धति से जो शक्ति का अर्जन होता है, उस शक्ति का उपयोग कहां और कैसे किया जाए, इसका विवेक, यह संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अगर शक्ति के साथ सात्विकता जुड़ी है तो शक्ति का उपयोग वसुधैव कुटुंबकम सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया के होगा। और अगर नहीं है और शक्ति के साथ अगर सात्विकता जुड़ी नहीं है तो फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और एक अनगिनत, एक जिसको हम गला काट प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, उसका जन्म होता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें हम सात्विकता भूलकर एक पाशवी प्रवृत्ति से आगे ही बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे मैं का प्रकोप इतना ज्यादा होता है कि पहले मेरा देश तक आता है, फिर मेरा समाज, फिर मेरी जाति, फिर मेरा परिवार, और फिर परिवार भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, केवल मैं से शुरू होता है और फिर मैं का कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है। तो इसके कारण दुनिया में भी हम देख सकते हैं कि शक्ति का उपयोग भी बहुत विनाश की पद्धति से भी हुआ है। हम सामान्य सी बात ले ले, फार्मेसी का सेक्टर। अब दवा वैद्य का कारण है कि वैद्य का महत्व है कि वो सेवा भाव से, एक सद्भाव से लोगों की सेवा करे और दवा का उपयोग उसी के लिए करें। परंतु आज के अगर हमने आधुनिक मॉडर्न फार्मेसी सेक्टर को देखा और उसके इंटरनेशनल फार्मेसी मार्केट को देखा तो मतलब लोग मर रहे थे तब भी वैक्सीन की फार्मेसी की मार्केट और उसकी जो दुनिया थी वो जिस तरह से चल रही थी, उससे हमें ये बात समझ में आती है। और जहां भारत जैसे देश ने ऐसा विचार किया कि भाई हमारे पास अगर वैक्सीन है तो इसका उपयोग दुनिया के कल्याण के लिए भी हो सकता है और करना चाहिए, और केवल विचार नहीं था, प्रत्यक्ष रूप में उसको हम उतार पाए। ये उतार ऐसे ही नहीं पाए,
ये हमारे हजारों वर्षों की पूर्वजों की जो संस्कृति हमें मिली है, उसके कारण जो मन हमें मिला है, उसके कारण विचार करने का जो विचार और व्यवहार जो हमारे अंदर आया है, उसके कारण हम ये बात कर पाए। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जिनकी शक्ति अपार है, आर्थिक दृष्टि से या हर तरीके से, वो भी इस तरह का विचार नहीं कर पाए। और इसीलिए आज ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम एक विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा देश भी अब दुनिया में लगभग तीसरी अर्थव्यवस्था आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बन गया है। और बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्र में भी हम लोग लगातार अपने नौजवान, अपने बहुत सारे देशभक्त ऐसे वैज्ञानिक, हर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके प्रयास के कारण हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमें अगर एक नए प्रकार का विकास का एक मापदंड तैयार करना है कि भाई दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनकी शक्ति ने एक दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए, सभ्यता और संस्कृति के लिए संकट भी लाया है। यहां तक कि पर्यावरण जैसे संकट का भी पूरी दुनिया सामना कर रही है। और पश्चिम के देशों में तो, अमेरिका में वगैरह तो वोकिज्म, यानी उनके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो वोकिज्म के नाम पर जिस तरीके की बातें आई, तो ये एक संघर्ष उन लोगों के जीवन में भी प्रारंभ हो गया है, जिसका प्रादुर्भाव कम मात्रा में, परंतु अपने यहां पर भी उसका प्रादुर्भाव आया है। और इसीलिए इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नए प्रकार का विकास का मॉडल कैसा होगा। क्या वो अपने संस्कृति, सभ्यता, अपने रिश्ते, इसकी कीमत देकर एक आर्थिक समृद्धि का रास्ता हम अपनाएंगे, या ऐसा भी कोई रास्ता भारत दिखा पाएगा जिस जैसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष तक सर्वाधिक समृद्धि की थी, परंतु उन्होंने साथ साथ दुनिया को सबसे अच्छी संस्कृति का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। और ये जो एक मेल उन्होंने बनाया था कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पास जितने साधन होंगे उसका उपयोग आप लोक कल्याण के लिए कर सकते हैं, और फिर भी आप एक अच्छे व्यक्ति रह सकते हैं, सबसे समृद्ध होकर भी, हर तरह की शक्ति आपके पास होने के बाद भी। और इसने पूरी दुनिया में भारत की जो छाप बनी, और ये हमने हजारों वर्ष तक करके दिखाया। आज फिर से हमें ये अवसर मिल रहा है, क्योंकि फिर से हम एक आर्थिक समृद्धि की ओर जा रहे हैं। हम एक स्वाधीन, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज हम स्थापित हो गए हैं। और इसीलिए इस समय तकनीकी के क्षेत्र में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे नए तकनीक है जिसमें हमें और बहुत ज्यादा पहल करनी है, लेकिन अब रास्ता बना है। अब उस रास्ते पर चलना हमारा प्रारंभ हो गया है, धीरे धीरे उसमें भी गति मिलेगी। हमारे सम्माननीय कुलपति खुद टेक्नोलॉजी क्षेत्र के हैं, वो ज्यादा इस पर और अच्छे से बता पाएंगे। तो इस समय ये बात मुझे लगता है विचारणीय है कि हमारा ये विकास का रास्ता कैसा होगा, और इसलिए बात बहुत जरूरी है कि एआई तो होगा, लेकिन एआई का ट्रेनिंग हमारा होगा, रोबोट तो होगा, लेकिन बच्चे का संस्कार हमारा होगा। ये बात समझना, ये एक मजाक के लिए नहीं है, ये बात समझने की जरूरत है। जैसे आज हमारे विदेश में जितने भी लोग जाते हैं, भारत के लोग, वो वहां की संस्कृति का लाभ तो लेना चाह रहे, लेकिन वो इस पर बहुत आग्रही हुए हैं। आप लोगों को भी पता है कि वो चाहते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी होगी वो संस्कार तो भारत का रहे और समृद्धि हम यहाँ से ले लें, तकनीकी नहीं यहाँ से ले लें। तो ये जो एक नया कॉम्बिनेशन है, ये दुनिया के बहुत काम आने वाला है, और इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग भारत की ओर देख भी रहे हैं। आपने देखा हमारे महाकुंभ जैसे, जो वैसे तो हजारों साल पुराना है वो रिवाज या परंपरा या धार्मिक उत्सव जो भी हम समझे, लेकिन उसके प्रति पूरा विश्व
पता नहीं, हमें तो पहले से पता था कि गंगा जी में स्नान करने से बड़ा सुकून मिलता है, समाधान मिलता है, सात्विक आनंद मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं था कि क्या हम ये विदेश से आने वाले लोगों को समझा पाएंगे। मुझे लगता है समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, जो भी आते हैं जब वो आनंद लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसमें विशेष क्या है, अलग क्या है। और मुझे लगता उसकी जरूरत सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए आज मुझे लगता है कि इस बात पर बहुत विस्तार से हम लोगों को समझना समझाना जरूरी है। काशी शब्दोत्सव का उद्देश्य वही है कि पुनः एक बार एक आधुनिक भाषा में, आधुनिक शब्दावली में, आधुनिक अनुभवों के साथ आज के जीवन में, इन्हें हम पुरानी केवल बात बोलने से नहीं होगा, आज उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज, मतलब अंग्रेजी में जो बोलते हैं कि आज को संदर्भ से हमें जोड़ना पड़ेगा और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि भाई हम वो बात और ये बात मिलकर कैसे जी सकते हैं। और इसलिए आज इस अर्थ से धर्म की जो सही व्याख्या है, उस हर समय में धर्म की व्याख्या की जाती है। आज के युग में जिस समय हम जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार उसकी व्याख्यायित होना बहुत जरूरी है, और उस व्याख्या से ही हम सब समझ पाएंगे। अन्यथा कई बार ऐसे होता है कि आधुनिकता, आर्थिक उन्नति, नई तकनीकी एक अलग दुनिया है और आध्यात्म का, संस्कृति की दुनिया अलग है। ये शायद उस जमाने में, उस दुनिया में होता है जहां लोग बाइनरीज में देखते हैं, जहां वो मालिक मजदूर को अलग देखते हैं, पुरुष स्त्री को अलग देखते हैं, शहर और ग्रामीण को अलग देखते हैं। हम लोग वैसा नहीं देखते हैं, हम लोग इसको एक धारा में देखते हैं कि एक दूसरे को परस्पर पूरक रूप में देखते हैं। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। वहां हम किसी भी वस्तु को अलग अलग नहीं देखते हैं, हम एक पूरा जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए आज इस धर्म की जो हमारी व्याख्या है, संस्कृति की जो हमारी व्याख्या है, उसको उस अर्थ से समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसलिए भारत की जो दृष्टि है, जो धर्म की अवधारणा है, जिसमें मतलब महाराज जी ज्यादा उसके अधिकारी हैं, मैं तो उसका विद्यार्थी हूं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रह के जितनी बात समझ में आती है, तो हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत सामान्य भाषा में भी बताया है। क्योंकि हमारे ऐसे गुरु एक के बाद आए जिन्होंने सामान्य जनों के लिए उसको बहुत सहज भाषा में समझाने का हर युग में प्रयास किया है। और इसलिए महत्व की बात क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में आज हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय एकात्मता, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारी संस्कृति में अगर सबसे महत्व की बात है कि हम साथ में चलना है। क्योंकि भारत का धर्म क्या है, अगर हिंदुत्व अगर हम कहेंगे, तत्व है एकत्व की अनुभूति, मतलब हम में सब में कुछ समान है इसकी अनुभूति लेना, मतलब हिंदुत्व है या हमारा तत्व है। भारत का सबसे बड़ा ज्ञान वही है। अब उसके आधार पर जगह आपने एक बार समझ लिया कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, तो फिर हमारा रिश्ता क्या है उसको समझना। जब रिश्ता समझ में आता है कि हमारा रिश्ता है, तो फिर हमारा जिससे रिश्ता होता है उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है। मैं आप लोगों को नहीं जानता और अब जानता हूं, राम राम नमस्ते हो गई, तो मेरा आपके प्रति व्यवहार एक सकारात्मक आत्मीयता का हो जाता है। और जब आत्मीयता का व्यवहार होता है तो फिर मैं केवल मेरे सुख दुख के चिंता में आपके भी सुख दुख की चिंता करता हूं। और इसका जब विस्तार, और ये ऐसा हजारों लोग जब सालों सालों अभ्यास करते हैं, तो वो उनकी एक रहने की, जीने की पद्धति हो जाती है, उनके जीवन की मान्यता होती है, वही संस्कृति है। और उस संस्कृति के अनुसार जब हजारों वर्ष लोग चलते हैं, उससे जो राष्ट्र बनता है वो हमारा राष्ट्र है। और उस कारण से हमारा राष्ट्र का मूल है कि साथ चलना। अगर साथ चलना है, और साथ चलने की पद्धति, संस्कृति, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर उससे जहां भी हम दूर जाते हैं, आजकल भारत में चुनाव बहुत होते हैं, अभी भी हुआ चुनाव होते तो लोग पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक ही देश के हैं क्या, या अलग अलग हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं या साथी है, ऐसा प्रश्न सामने आता है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो भारत की संस्कृति का मतलब होता है साथ में चलना। हमारे विचार अलग अलग होंगे, हमारे मतभेद हो सकते हैं, परंतु हमारा मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसलिए मन को समझना, इसलिए संस्कृत में बड़ा, मतलब जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, वेदों का मंत्र है,
तो उसमें साथ चलना ही सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता देवा भागई यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो साथ में चलना ही हमारी संस्कृति है। अगर साथ में चलना है तो फिर एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के मन समझना पड़ेगा, एक दूसरे की धारणाएं क्या है समझना पड़ेगा। एक दूसरे की धारणा समझेंगे, एक दूसरे का मन समझेंगे, उसका संस्कार समझेंगे, पीछे की भूमिका समझेंगे, तो हमारा संवाद संभव है। आजकल छोटी छोटी बात पर भी संवाद बिगड़ जाता है, आजकल घरों में भी संवाद बिगड़ जाते हैं। तो संवाद ये हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि बिना संवाद न हमारा परिवार, न हमारा समाज, न हमारा राष्ट्र, न विश्व में संवाद के बिना नहीं हो सकता। अभी पहले दुनिया में लीग ऑफ नेशंस बनाया, फायदा नहीं हुआ। अभी यूनाइटेड नेशंस का भी हाल हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो केवल राजनीतिक औपचारिकताओं से और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्रों से दुनिया में कहीं भी शांति नहीं बन सकती। पॉलिटिक्स तो हो सकता है, एक दूसरे के एक यूनो से पेट कभी किसी का भर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका आधार ही गलत है, आधार ही सत्य नहीं है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता नहीं है, उसका आधार वसुधैव कुटुंबकम विश्व कल्याण नहीं है। तो एक राजनीतिक संतुलन बिठाने के लिए अगर कोई संस्थाएं बनती है तो वो विश्व में शांति नहीं ला सकती। और इसलिए इस बारे में ये ऐसी संस्थाओं का आधार भी इस संवाद की जो संस्कृति है, जिसमें एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का बात समझो, पीछे की भूमिका समझो, उसके संस्कार समझो, वो कोई बात कर रहा है तो क्यों कह रहा है ये समझो, और उसके आधार पर फिर उसके भी भला हो इसकी चिंता करते हुए मध्यम मार्ग निकालो। ये जो संवाद की संस्कृति ये जो है हमारी, इससे ही लोग एक साथ रह सकते हैं, अन्यथा एक साथ कैसे रहेंगे। इसलिए तभी हम लोग हर भाषा के लोग एक साथ रह सकते हैं। अभी यहाँ काशी तमिल संगम शुरू होने वाला है, जहाँ कई लोग हैं कि जो मतलब भाषा के नाम पर भी लोगों में विवाद पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारी राजनीति करते हैं, उस पर सत्ता में बैठते हैं, परंतु ये पूर्णता न भारत के, ये केवल किसी राजनीति नहीं है, ये भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ एक षड्यंत्र है। बहुत गलत बात है ये। और इसीलिए ये बात संवाद से संभव है कि हम आपकी बात समझे, हम आपकी बात समझे और फिर साथ रहने का रास्ता निकाले। उसी संवाद से हमारी एकात्मता बनती है। और इसलिए ऐसे सारे छोटे मोटे जो प्रयास है वो राष्ट्र की एकात्मता के लिए और अंततः विश्व के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयत्न है। और इसलिए आज के समय में हम जहां तकनीकी की बात कर रहे हैं, केवल तकनीकी नहीं, इसके साथ साथ इसकी बात करना भी जरूरी है। अभी अभी हमारे IIT मुंबई में AI के लेकर भारत के ज्ञान के बारे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है और प्रोफेसर रामकृष्णन उसको लीड कर रहे। तो मैंने देखा कि वो AI का जमाना चल रहा है, लेकिन वो पूरे भारत के ज्ञान को उसमें जोड़ रहे हैं और भारत की हर भाषा को ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिनको बोलियां हैं उसके भी ज्ञान को वो उसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा वो AI का प्रोजेक्ट नहीं है, वो राष्ट्रीय एकात्मता का प्रोजेक्ट है। और AI का जो दुरुपयोग करना चाहते हैं, डाटा को अपने पास रख के और उसी से दुनिया को एक्सप्लॉइट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए जवाब है, उनको रोकने का तरीका है। इसलिए उसको बहुत व्यापक रूप में देखना पड़ेगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि तकनीकी या आधुनिक विकास और संस्कृति को अलग देखने से हम बहुत बड़ी गलती करेंगे और इसलिए दोनों को बहुत अच्छे से जोड़कर हमें देखने की जरूरत है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शुद्ध चरित्र, कैरेक्टर बिल्डिंग। ये हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। अब इसको भी आज के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। मैं कई बार बोलता हूं कि हम लोग बचपन से अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ते आए। अली बाबा 40 चोर में अली बाबा और 40 चोर जो है वो बड़े कुशल है, बड़ी उनकी यूनिटी बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत चलता है और वो बहुत अच्छे से मतलब वो खजाने तक पहुंच जाते हैं। अब खजाने तक तो उनकी कहानी आदर्श है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा संगठित है मतलब, लेकिन जैसे ही माल सामने आता है लूट का तो उनकी एकता बिखर जाती है, तितर बितर हो जाती है, वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं।
तो जो लोग चरित्रवान नहीं होंगे उनकी एकता लंबे समय तक नहीं चल सकती। वो चाहे घर हो, वो चाहे संगठन हो, वो चाहे पार्टी हो, वो चाहे राष्ट्र हो या विश्व की संस्थाएं हो, वो जब तक इस शुद्ध चरित्र के साथ नहीं होगी तो वो एक समय के बाद उनके स्वार्थ आएंगे। और स्वार्थ तो हर एक को होते हैं, लेकिन स्वार्थ दूसरों के हित के आड़ नहीं आने चाहिए। और इसलिए स्वार्थ को नियंत्रित करने, चरित्र का मतलब यही होता है कि आप अपने स्वार्थ को या विपरीत बुद्धि को आप नियंत्रित कर सको, क्योंकि विपरीत बुद्धि तो हर एक में होती है, आप में, मुझ में, सब में होती है। स्वार्थ हर एक में होता है, परंतु जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो अभ्यास से उसको नियंत्रित करने का, डाइवर्ट करने का एक कुशलता प्राप्त करता है। और इसलिए वो कई लोग सोचते हैं कि बैडमिंटन करना है, क्रिकेटर बनना है तो बचपन से करो, इंजीनियर बनना है, आजकल 12वीं नहीं, आजकल तो 7वीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इंजीनियर बनना है, IIT में जाना है। तो भाई अगर अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा चरित्रवान बनना है, माता पिता को लगता है कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमें पूछना चाहिए, तो वो अभ्यास एकदम नहीं होगा, वो बचपन से वैसा संपर्क संबंध रहेगा तब संभव है, तभी वो संभव होगा। तो अच्छा मनुष्य बनना, अच्छा गुण आना, ये भी कोई अचानक आसमान से नहीं आने वाली बात नहीं है, ये भी एक साधना की बात है। और इसीलिए जिस हमारा देश हजारों साल तक इतनी विविधताओं के बाद एक रहा, इतनी समृद्धि के बाद भी झगड़े नहीं हुए, उसका कारण अधिकतम लोगों का शुद्ध चरित्र था। नेतृत्व जो करते थे जीवन के हर क्षेत्र में, ज्ञान के हर क्षेत्र में, उनका शुद्ध चरित्र था। आज अगर हम जीवन के हर क्षेत्र में उसका स्खलन देख रहे, उसमें समस्याएं देख रहे, तो उसका मुख्य कारण वही है। और इसीलिए हमारे देश में कभी कभी कोई जाति पर झगड़ा कर देता है, कोई हमारे उत्तर दक्षिण पे करता है, कोई विकास के नाम पर करता है, कोई किसी नाम पे करता है। झगड़ा करवाने वाले तो है, लेकिन झगड़ा से उसके प्रभाव में आने वाले लोग भी तो बहुत हैं। वो क्यों होता है? आजकल कोई फ्री बीज से लोगों को प्रभावित कर देता है, तो ये क्यों होता है? तो ये कई लोग सोचते हैं कि राजनीति पहले सुधरेगी और सरकारें पहले सुधरेगी, प्रशासन पहले सुधरेगा, संस्थाएं पहले सुधरेगी, बाद में लोग सुधरेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये दोनों एक साथ चलती है प्रक्रिया है। लोग भी साधना करते हैं और संस्थाएं भी बदलती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि व्यक्तिगत चरित्र साधना और राष्ट्र की आराधना, ताकि हम सब लोग जुड़ सके, सब एक साथ चल सके। तो मुझे लगता है कि आज के समय में हम लोग जहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, नई तकनीकी की बात कर रहे हैं, विकास के नए प्रतिमान हम लोग बनाए जा रहे हैं और नई से नई तकनीकी में हम जा रहे हैं, उस समय इस बात को जोड़ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम लोग इस तरीके की बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और उन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग, जो एक हमारा कर्तव्य है आज के समय में, कि सबसे बड़ा कर्तव्य, कई लोग सोचते हैं कि राजा का ही सब कुछ कर्तव्य है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी देश में, समाज में, अगर नागरिक अपना कर्तव्य सही करते हैं, कई लोग सोचते हैं नागरिक कर्तव्य मतलब ट्रैफिक रूल पालन करो, टैक्स समय पे दे दो, नहीं, उतना है, उससे आगे है। आप अपने घर में अच्छे संस्कारित बच्चों को संस्कार दो, यहाँ से लेकर राष्ट्र की चिंता करो, अपना स्वयं का व्यवहार अच्छा रखो, जीवन में शांति आनी है तो उस तरीके से लोगों की चिंता करो। बहुत सारी बातें हैं, नागरिक कर्तव्य की बहुत लंबी सूची है। और वो नागरिक कर्तव्य तभी कोई व्यक्ति कर सकता है जब वो इस तरीके से अपने चरित्र से संस्कारित हुआ है, और वैसे ही लोग, फिर वैसा ही देश आगे बढ़ सकता है। अन्यथा देश की समृद्धि तो आएगी, लेकिन अगर चरित्रवान लोग नहीं होंगे तो आपस में विवाद होंगे, आपस में अत्यंत भयंकर प्रतिस्पर्धाएं होगी और लूट मचेगी। और इसीलिए समृद्धि के रास्ते पर जब हम जा रहे हैं तो हम लोगों को उस दृष्टि से साधना करना, उसको समझना, पूरे राष्ट्र को भारत के उस संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उस दृष्टि से हर एक का प्रयास आवश्यक है। इस दृष्टि से ये काशी का शरदोत्सव जो है वो हम सब लोगों को एक अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करेगा। यहाँ जितने विद्वान आ रहे हैं उन सब के मंथन से बहुत सारी नई बातें निकलेगी, और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे ये जो एक नई साधना काशी में आप लोगों ने प्रारंभ की है,
उसका काशी के साथ साथ पूरे विश्व को, पूरे भारत को इसका ये सभी लोग लाभान्वित होंगे और उस दृष्टि से आपका ये सारा कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए मैं पुनः सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।